हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेट हर एक नीट एस्पिरेंट्स कर रहा है या फिर करता आया है। जो आज जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या फिर जो इस बार सेलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं गलतियां उन्होंने भी सेम की है, लेकिन या तो उन्होंने उस गलतियों को ठीक कर लिया है, और अगर उनसे वो गलतियां ठीक नहीं हुई हैं तो ये सारे कोई ना कोई ऐसे रीजंस होते हैं कि आपने पढ़ लिया, हर चीज कर लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन रुक गया है। तो ये जो गलतियां हैं, मैंने टोटल 5 मिस्टेक्स को लिया है, ऐसी है जो कि आप ये मान के चलिए हर एक एस्पिरेंट करता है। अगर किसी का रैंक AIR1 भी आने वाली है ना इस बार या फिर किसी साल, तो ये गलतियां उसने भी किया है। ठीक है, वहां से सीखा, आगे बढ़ा, तब जाकर के उसकी AIR1 आई है। तो आपको भी क्या करना है, आप ये सारी गलतियों को देखो। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी चीज है जो आप कर रहे हो या फिर करते आ रहे हो, तो ट्राई करो एटलीस्ट कि ये सारी चीजें कम हो। देखो, मैं ये समझती हूँ कि एक दिन में हर एक चीज ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एक दिन में हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। 5%, 1%, 2%, एटलीस्ट धीरे 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 करके हम लोग टोटल 100% ट्राई कर सकते हैं कि अपनी मिस्टेक्स को कम करें। आप जहां कहीं पे भी आज स्टैंड कर रहे हो, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई ना कोई मिस्टेक ऐसा होगा जहां से आप लिंक कर पाएंगे, तो ट्राई करिए कि वो मिस्टेक्स आप अपने आगे कंटिन्यू प्रिपरेशन में ना कीजिए। ठीक है, तो चलो, और डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा। तो पहला है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस टाइम पे, मेनली बायोलॉजी में, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने में खुद से मैं ये बात समझती हूँ, और ये आप लिंक कर पाओगे ये बात, कि सेल्फ स्टडी में इंटरेस्ट नहीं बनता। ठीक है, मैं समझती हूँ बात कि सेल्फ स्टडी में इंटरेस्ट नहीं बनता, कोई जॉब करने वाला नहीं होता। जो एक्चुअल पढ़ाई होती है, लेकिन वो आपकी सेल्फ स्टडी में होती है। अब अगर बात करी जाए एनसीईआरटी रीडिंग की, तो सबसे बोर काम यही है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, और आप भी, कि एनसीईआरटी रीड करने से बेहतर है, ठीक है, उसको रिवाइज करने से बेहतर है। ज्यादातर देखो 50% से ज्यादा जो आप स्ट्रेंथ है ना बच्चों की, जिन्होंने नीट 2025 का फॉर्म डाला है, मान लो उसमें से 50 से 70% बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक बार बायो कंप्लीट कर रखा होगा, कई बार उनका हो चुका होगा, मे बी एक बार तो हो ही चुका होगा, लेकिन फिर भी वो रिवीजन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं बनता। बट अगर वहीं पर उनसे ये बोला जाए कि आप एनसीईआरटी रीड करोगे या आप वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर देख करके आप रिवाइज करोगे, तो वो हमेशा वीडियो लेक्चर को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि जो सिलेक्शन होगा वो आपका एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही होगा। आप कितना भी किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग क्या करते हो कि रिवीजन करने के लिए किसी भी एक टीचर का वीडियो उठाते हो, एक चैप्टर को, आपको क्या लगता है कि मास्टर का वीडियो देखते रहेंगे, हमारा चैप्टर रिवाइज होता जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जब तक कि आप एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक कि आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। आपने एक वीडियो देख लिया, उसमें टीचर आया, टीचर ने आकर के आपको सारी चीजें बोल दी, ठीक है, उसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपने ये काम तो ऑलरेडी एक बार कर रखा है। जब आपने बायो का, मान लो बायो का आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, जब आप चैप्टर कर रहे थे, तब तो आपने टीचर की हेल्प ली। तो अब जब आपको रिवीजन करना है, तो अब आप टीचर की हेल्प क्यों ले रहे हो? रिवीजन मतलब आपको खुद से एनसीईआरटी रीड करना होगा, आपको एनसीईआरटी खुद से रीड करना होगा। सेल्फ स्टडी इसीलिए इसको कहा जाता है। खुद से एनसीईआरटी पढ़िए। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो आप टीचर का कोई भी वीडियो देख लो, या फिर अगर आपके पास आपका नोट्स पड़ा हुआ है, तो नोट्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपना नोट्स उठा के देख लो। देखो, क्वेश्चन आसान आता है पेपर का, ठीक है, और कहां से आएगा? डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन से आएगा। अगर किसी कोचिंग के मॉड्यूल से आना होता, ठीक है, किसी टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स से आना होता, तो एक वही कोचिंग चलती, एक वही मॉड्यूल चलता, या फिर एक वही टीचर का दिया हुआ नोट्स चलता। लेकिन क्या आप कभी भी एनटीए ने ये कहा है, या फिर कभी किसी बच्चे ने आके कहा कि नहीं, इन सर ने जो पढ़ाया सारा सिलेबस यहीं से आया है, बट एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया? जो कोई भी टीचर, मैं कल को पढ़ाऊंगी कुछ, या फिर कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक सोर्स है जहां से उसको पढ़ाना है, उसका एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री है आपकी एनसीईआरटी की बुक। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी अपनी मत अवॉइड करिए, ठीक है, एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर आप सोच रहे हो कि बिना एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्शन होने वाला है, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं जो आजकल के बच्चे, सेल्फ डाउट। देखो, कुछ हैं जिनके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, 300, 400, 450 पे स्टक हैं। ठीक है, एक बात बताओ, आपका एम क्या है? आपको कहीं का टेस्ट में दे करके, ठीक है, आपको किसी कोचिंग में अव्वल आना है, या आपको जो आपके 4 मई का एक्चुअल टेस्ट होने वाला है, यहां पे आपको सेलेक्ट होना है?
अगर आपको कोचिंग के टेस्ट में आपको अच्छी रैंक लानी है तो आप उसके लिए पढ़ाई करो, बट अगर आपका 4 मई आपका टारगेट होना है तो फिर आपको किसी भी टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आने मैटर नहीं करता। देखो रियलिटी है, बहुत सारी ऐसी संख्या होगी बच्चों की जिनका 450 500 नंबर आ रहा होगा टेस्ट में, लेकिन वो सेलेक्ट होंगे, उनका 650 नंबर से प्लस आएगा। और पता है क्यों उनके नंबर 500 550 क्यों आ रहे हैं? अगर वो सिलेक्ट होने वाले हैं तब भी उनके नंबर 450 500 क्यों आ रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि वो जो उनके डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उसको वो कतई नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको जिस सवाल में डाउट आ गया उसको नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जब क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी नेगेटिव मार्किंग कम करूं, तो ये बात समझो कि आपका टेस्ट किस लिए होता है। टेस्ट ये आपका एक्चुअल पेपर नहीं है, ना तो आपके टेस्ट के जैसा आपका नीट का पेपर होने वाला है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है दोनों का। टेस्ट इसलिए कराया जाता है बेटा, टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि आप कंटिन्यू रहो, आप अपनी गलतियां देख सको, आपको पता हो कि OMR कैसे फिल करनी है, आपको पता हो कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, आपको पता हो कि डाउट वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको पता हो कि जब एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है तो उस टाइम पे कितने खुद को काम कैसे रखा जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए टेस्ट कराया जाता है, थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ चलो मैंने जो पढ़ा मैं उसका टेस्ट दे रहा हूं, इन सारी चीजों के लिए। ना कि टेस्ट इसलिए होता है कि अगर आपके टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी में क्या ही करूंगा, मैं तो लुट गया, इसलिए टेस्ट नहीं होता। तो टेस्ट को एक गलत नजरिए से देखना बंद करिए, टेस्ट की वजह से सेल्फ डाउट मत करिए। मैं बोल रही कि बहुत बच्चे होते हैं जिनका 450 नंबर होता है लेकिन वो सेलेक्ट होते हैं, 550 पार लाते, 650 पार लाते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, हर साल का रिजल्ट है। ठीक है, हर साल का रिजल्ट है। तो आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, टेस्ट देते रहोगे तो आज अगर आपके 15 नेगेटिव हो रहे हैं, 25 नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट में आपका एम सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगले टेस्ट में आपके 25 ना होकर के आपके 20 नेगेटिव करो, 15 नेगेटिव करो, 10 नेगेटिव करो। और ऐसे ऐसे देखो, जो बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं ना, सेलेक्ट होते हैं, वो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मार्क नेगेटिव मार्किंग लेके, इतने का उनका रेशियो होता है कि वो बस 3 से 4 क्वेश्चन का वो नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, ना कि भाई 3 से 4 मैंने ज्यादा बोल दिया। आप खुद से सोचो कि अगर वो 3 नंबर नेगेटिव का मतलब होता है, 3 क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब उनके 15 नंबर माइनस में चले गए, 15 नंबर माइनस में चले गए, तो जहां उनके 650 आने वाले थे अब उनके 635 आ रहे हैं। नहीं है, वो इतने का भी रिस्क नहीं लेते। तो आप भी अब खुद को चेंज करो। ये मत सोचो कि कहीं कोई कोचिंग है आपको वहां पे रैंक लेकर के आना है, आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है, नहीं तो पेरेंट्स डांटेंगे। भाई नेगेटिव लाके क्या कर लोगे? और अगर आपकी तुक्का मारने वाली आदत है तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा तुक्का लगता है। भाई इस टाइम पे जब प्रेशर आएगा ना, फंसोगे, बहुत अच्छे कायदे से फंसोगे। तो सेल्फ डाउट मत रखो कि अगर आपके टेस्ट मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट्स फाइन, ओके। बहुत बच्चों के कम आते हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट की राह पे हो, आप ये सोच के टेस्ट दे रहे हो कि अगर आज मेरा 150 नंबर है तो अगले टेस्ट में मेरा 200 नंबर होगा, आज मेरा 500 है तो अगले टेस्ट में मेरा 550 होगा, बट मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी तो आप सिलेक्ट जरूर होगे। ठीक है, तो सेल्फ डाउट मत रखो। आपका एक ही टेस्ट है जो कि एक्चुअल टेस्ट है, वो होगा आपकी 4 मई को। ठीक है, नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। अगर आपके पास प्लान नहीं है, आपने लेट स्टार्ट किया है पढ़ाई करने का, ये उनके लिए है जो अभी कुछ टाइम पहले जिन्होंने पढ़ाई करने स्टार्ट की है। तो एक बात में ये समझो, ये मत सोचो कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, परफेक्ट है। 8-10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। अपनी क्षमता देखो, आप अपनी क्षमता देखो कि आप कितना पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हो तो हाय तौबा करके 15 घंटे सोच करके और 8 घंटे भी ना पढ़ पाओ तो ये बेकार है। अगर आपकी क्षमता है 8 घंटे पढ़ने की तो आप 8 घंटे पढ़ो। ठीक है, आप 8 घंटे पढ़ो, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ करके आप क्या हासिल कर लोगे जब उस पढ़े हुए से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ किताब खोल के बैठना नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ किताब खोल के बैठे हैं, घुस कुछ नहीं रहा है आपके दिमाग में। तो अगर आप 8 घंटे अच्छे से आपका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, 8 घंटे आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है सॉरी, तो आप बस 8 घंटे का टारगेट लेके सेट करो। आप सिर्फ 8 घंटे का करो, और उसमें भी क्या, फोकस करो अपने गोल्स पे, ना कि घंटों पे। आपने सोचा कि हाँ ठीक है, कल मुझे बायो की 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है, बायो की मुझे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है। तो अब ये फर्स्ट यूनिट आपकी 4 घंटे में हो रही है, आपकी 5 घंटे में हो रही है, आपकी 6 घंटे में।
आपने सेट किया कि कल बायो में मुझे सेल का चैप्टर पढ़ना है और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने हैं और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने हैं, ये है आपका टारगेट। तो ये जितनी देर में हो, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जब भी पढ़ती हूं, मैं जब भी रहता है तो मेरे टू डू लिस्ट में यही रहता है कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। ये मुझे काम नहीं करता कि मैं 6 से 8 ये करूंगी, फिर मैं 8:30 से 10 बजे तक ये करूंगी, ये सब फालतू चीज होती है, मेरे लिए अप्लाई नहीं होती। मैं सेम चीज मैं आपके लिए बता रही हूँ कि ये डिसाइड करो कि कल आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कल मुझे क्या क्या कौन कौन सी चीजें करनी है। तो अगर मैंने 10 चीजें लिखी, 10 चीजें नहीं लिखी, अगर मैंने 5 चीजें लिखी है, 5 में से 3 से 4 मेरा हो जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 3 to 4 चीजें आपकी हो जाएं, है ना। तो अगर आपने सोचा है कि आपको बायो का 2 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक में से एक का क्वेश्चन करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर से क्वेश्चन करना है, तो बस इतना अपना टारगेट रखो। ये आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं। ये जितने घंटे में हो रहा है उतना घंटा दो, फिर आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। जब आप ये सोचोगे कि आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे से 8 बजे तक ये करना है, फिर 8 से 8:30 नाश्ता करना है, फिर 8:30 बजे पढ़ने बैठना है, 8:30 से 10:30 बजे तक पढ़ना है, फिर 10:30 बजे से उठ करके 10:45 तक आपको जो कुछ भी आपको ब्रेक लेना है, फिर 11 बजे से लेकर के या फिर 10:45 से लेकर के वापस 1 बजे तक पढ़ना है, फिर मतलब ये सारी चीजें बकवास होती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं करता है। अगर आप पे काम करता है तो आप करो, बट मेरे अकॉर्डिंग यही है कि गोल्स बनाओ, टारगेट रखो, टू डू लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से जो भी आपने नेक्स्ट डे का टारगेट रखा है वो जितनी भी देर में हो रहा है उतनी देर में कंप्लीट करो। एंड यकीन मानो अगर आप दिन के 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो आप पढ़ रहे हो, आप बकवास नहीं कर रहे हो। तो ये मत सोचो कि अरे यार वो 15 घंटे पढ़ रहा है, वो 16 घंटे पढ़ रहा है, मेरा कैसे होगा, मैं तो फंस गया हूं, मेरा तो होने वाला ही नहीं है। खुद को ये बात समझो कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, ठीक है आज आपने लेट स्टार्ट किया इसलिए आपको लग रहा है कि 8 घंटे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यही जुलाई से 8 घंटे पढ़े होते ना, या फिर अगर आपको नेक्स्ट ईयर कुछ भी जो भी आपका प्लान चल रहा है, आप 8 घंटे अगर थ्रू ईयर पढ़ोगे ना, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। यकीन मानो आपको रिजल्ट दिखेगा, है ना। नेक्स्ट आता है कि इजी या हार्ड क्वेश्चंस। अभी मैंने एक सीरीज अपना लॉन्च किया है, वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किया है कल से, कि मैं डेली एक चैप्टर कराऊंगी और उस एक चैप्टर से लास्ट 10 ईयर से जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे मैं बताती हूँ कि हाँ ये वो चैप्टर है, इसके इस पैराग्राफ से ये लाइन पूछी गई है, ये स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से आ सकता है, या फिर जो मुझे लगता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आया है या फिर यहाँ से सवाल आ सकता है, मैं वो सारी चीजें बताती हूँ। तो जब मैं ये कर रही थी मुझे ऑलरेडी पता है कि हाँ कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया, लेकिन जब आप लेके बैठते हो कि मेनली आपका काम ही यही है कि हाँ इस लाइन से इतने साल क्वेश्चन पूछा गया, तब मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे वैसे भी पता है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे हार्ड क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। उनको क्या चाहिए, अगर क्योंकि इजी वो आपने मान लो आपने कोई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपसे जब इजी क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अरे भाई नीट के पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन लगाना होगा जो कि हार्ड हो। तो आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को ढूंढते हो जो आपसे ना बने, लेकिन ये जो इजी वाले क्वेश्चन है यही आपके पेपर में आते हैं। नीट का पेपर आप उठा के देख लो, उसमें हर साल आपको यही दिखेगा कि आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, बहुत ज्यादा ऐसे डीपीपीज मत लगाओ जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत ट्विस्ट किया गया है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इजी है दैट इज इनफ। हाँ मैं ये कहूंगी कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये करेक्ट है, ठीक है। बट आप पीवाईक्यू भी लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान ही होते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। कमी कहाँ पे है, कमी यहाँ पे है कि आपने पढ़ा नहीं है, बस कमी यही है। बाकी ऐसा नहीं है कि पेपर में आपके हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो और ज्यादा फोकस करो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे आप यही गलत करने वाले हो। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़ा 2-3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो उसी पे ध्यान दो और थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत होगी। लास्ट ये है कम से कम 6-7 घंटे सो जाओ, ठीक है। 6-7 घंटे सो, कम से कम इतना सो। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं 4 घंटे सोऊंगा, मैं 5 घंटे सोऊंगा, मैं तीर मार लूंगा, लेकिन ये सब बकवास बात होती है। दिन भर आलस की जैसे पड़े रहने से बेहतर है एक टाइम पे 6-7 घंटे सो लो, बहुत सही है, ठीक है। 6-7 घंटे सो, आपका बॉडी है उसको दिन भर काम करना है, तो इतना तो आपको नींद लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना नींद लो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट चल रहा है, कम सोओगे तो आयु भी आपकी कम हो जाएगी। तो बेहतर है 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लो, और एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं ये भी बोलूंगी कि आप 8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट 6 घंटे की लो,
ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अपना कंपैरिजन मत करिए किसी और के साथ। ये वो पॉइंट्स हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना कंपैरिजन मत करिए किसी के साथ। कि देखो हर कोई है ना, आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। मैं अप्रोक्सीमेट अपने हर वीडियो में बात बोलती हूँ कि हर इंसान की अपनी पर्सनल जर्नी होती है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हो गए सबको एक ही रास्ते पे जाना है ना। बहुत लोग एमबीबीएस करने के बाद भी बिजनेस करते हैं, बहुत लोग एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत लोग एमबीबीएस करने के बाद मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है हर कोई एमबीबीएस करने के बाद जाकर के डॉक्टर ही बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो हर किसी की जर्नी अलग है। बहुत लोग हैं जानने के बाद छोड़ देते हैं। तो सबका रास्ता आपको दिख रहा है कि एक है, लेकिन सबके रास्ते अलग हैं। ठीक है। तो अपना कंपैरिजन मत करिए किसी के साथ कि अरे उसके 615 नंबर आ रहे हैं, अब क्या होगा, मेरे तो 300 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसने साल भर पढ़ा, उसके 615 आ रहे हैं। आपने 1 महीने पढ़ा, आपके 300 नंबर आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और इंप्रूव करो, खुद को अप्रिशिएट करिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसमें खुद का साथ नहीं देंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कोई और आपके बारे में नहीं अच्छा बोलने वाला है। अगर आज की डेट में आपके टेस्ट में 450 नंबर आ रहा है, तो कोई और आपके ये नहीं कहने वाला कि बेटा शाबाश बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, जब उसको ये पता है कि 650 पे सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको पता है ना कि आपने कितने कम टाइम में आपने 450 आप लेकर के आ रहे हो। तो खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ ठीक है, जितना आ रहा है मैं इसको इंप्रूव करूंगा, मैं किसी भी तरीके से मैं इसको इंप्रूव करूंगा। बट अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, खुद के अंदर कमी निकालते जा रहे हो, तो जो 450 आ रहा है, क्या पता अगली बार 400 आए, और उसके बाद क्या पता 250 आ जाए नीट के पेपर में। तो खुद को अप्रिशिएट जरूर करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए और अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में जो भी जर्नी है वो आपका अलग रास्ता है। आप जिस डायरेक्शन में अपनी जिंदगी लेके जाओगे, आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में जाएगी। एक और बात, अभी मुझे सब पता है कि ठीक है, ये जो 1 महीना है, 1 महीने भी तो खैर नहीं बचे हैं, ये जो भी मंथ आपका चला, लास्ट मंथ चल रहा है, ये कैसा है और कैसा जाने वाला है, मुझे सब समझ में आता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपसे बहुत प्रेशर मत लीजिए कि नहीं मुझे 15 घंटे ही पढ़ना है। दीदी मैं ये लास्ट मंथ है, मैं इस लास्ट मंथ में आप जितना बोलोगे मैं उतना पढ़ूंगा, मैं 15-16 घंटे पढ़ लूंगा। कोई जरूरत नहीं है इतना लोड लेने की, कोई जरूरत नहीं है। आपसे अगर 8 घंटे की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, 8 घंटे ही पढ़ो, पागल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो जो कम वाला है वो तो गंवा ही दोगे, है ना। कि आप 15 घंटे का सोचोगे तो फिर 15 घंटे नहीं हो पाएगा, तो खुद को ब्लेम करने लगोगे कि मैं 15 घंटे भी नहीं पढ़ सकता, मैं जीवन में क्या करूंगा। तो एटलीस्ट अगर आपकी क्षमता है 8 घंटे की, तो आप 8 घंटे पढ़िए। ठीक है। आप जितने फोकस्ड हो सकते हो, जितनी देर, उतनी ही देर करिए। दिन भर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और मैं हमेशा से एक बात बोलती आई हूँ कि टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट दीजिए, इट्स ओके। बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी उनकी पढ़ाई उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही मैसेज है, परेशान मत हो। परेशान होने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। तो जितना कर सकते हो उतना करो। लास्ट टाइम आपका चल रहा है, बहुत ज्यादा ये सब मत सोचो कि नहीं मेरा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा। नीट आपका एक एग्जाम है, आपकी लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सिलेक्शन हो गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। दुनिया में हर कोई डॉक्टर नहीं है, दुनिया में हर कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में हर कोई आईएएस पीसीएस नहीं है। हर कोई, बहुत कम लोग हैं ये सब। दुनिया चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। तो जितना कर सकते हो उतना करो, उतना काफी है। बाकी अगर आपको किसी और तरीके की हेल्प चाहिए पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।